हाय फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से 30 डेज 30 सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। इसमें क्या होगा, मिक्स टॉपिक रहेंगे। मिक्स टॉपिक्स इन द सेंस जैसे कि बाल विकास के भी रहेंगे, पोषण के भी रहेंगे, अधिनियम के भी रहेंगे, सारा रहेगा, है ना। तो 30 डेज़ की ये 30 सीरीज़ है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे हर सीरीज़ में। लेकिन ये 30 क्वेश्चन कब ज़्यादा 60-70 हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट बताती रहूँगी। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अच्छे से इसको पूरा करते जाइएगा। डेली इसका भी एक वीडियो आएगा और जनरली हमारे जो टॉपिक वाइज आते हैं वो आते ही हैं। आज शाम को 5 या 6 बजे की समथिंग एक नेतृत्व का वीडियो बनाऊंगी। नेतृत्व जो प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने कल आपको एक बताया था एक पूरा का पूरा पोर्शन कि आपको इन टॉपिक पर मेनली कवर करना है, उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। एक टॉपिक के पीछे मत भागो, नहीं तो बाल विकास के पीछे मत भागो, नहीं प्रबंधन के पीछे, नहीं पता चला गर्भ अवस्था ही पढ़ रहे हो, प्रसव भी पढ़ रहे हो। एक टॉपिक के पीछे इतना परेशान मत हो कि सारे टॉपिक को भूल जाओ। बराबर बराबर लेके चलो और मेनली छोटे छोटे टॉपिक को निपटाते जाओ। जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना, उनको मेन निपटाते चलना है। वो कल वाला वीडियो देख लेना, तो उसमें मैंने बताया है कि मैंने वहाँ पे 12 या 13 टॉपिक बताए हैं। उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा उनको जल्दी जल्दी दो एक दिन में दो टॉपिक करके निपटा दो, तो आपके नंबर जो होंगे वहाँ से पक्के होते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? नवजात शिशु का जो चेहरा होता है और उसका जो सिर की गोलाई होती है उसमें कितना अनुपात, ये पूछा है। 1:8 होता है, 1:9 होता है, 1:10 होता है या 1:11 होता है। तो नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में अनुपात होता है 1:8। अगर आपसे पूछें कि नवजात जो शिशु होता है उसका जो सिर होता है और उसके शरीर का अनुपात कितना होता है, तो उसका जो सिर और शरीर हो, जो उसका सिर, शिशु के सिर का आकार उसके पूरे शरीर का 1/4 होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि शिशु का सिर उसके शरीर का कितना होता है, तो शिशु का जो सिर होता है उसके शरीर का कितना होता है, 1/4 भाग होता है, याद रखना। जबकि जो प्रौढ़ होता है, जबकि जो बड़ा व्यक्ति हो जाए, जैसे अपन लोग हैं, तो अपना जो सिर होगा वो पूरे शरीर का 1/10 होगा। जबकि बच्चा होगा ना, उसका 1/8 होता है। उसका सिर बड़ा होता है, शरीर थोड़ा सा छोटा होता है। जो औसत नवजात शिशु का सिर है, सिर की परिधि की अगर हम बात करें तो सिर की परिधि लगभग 13.4 इंच होती है। सिर की परिधि कितनी होती है? 13.4 इंच, या अगर हम सेंटीमीटर में पढ़े तो 34.2 सेंटीमीटर होती है सिर की परिधि नवजात बच्चे की। बच्चे की सिर की जो परिधि, सिर जैसा है तो इसकी जो परिधि है, ये जो परिधि होगी ना, ये कितनी होगी? ये वाली परिधि 34.2 सेंटीमीटर या 13.2 इंच के समथिंग होगी। 1 महीने का जब बच्चा होगा तो उसकी जो 34 से 36 हो जाएगा, और जो 13 से लगभग 14 साढ़े 14 तक इसका इंच में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम शिशु के सिर की परिधि को नाप सकते हैं। और सिर जो होता है शुरू के 6 महीने में अच्छा खासा उसका सिर जो होता है बढ़ जाता है। नवजात शिशु के सिर की परिधि भी आपसे, ये तो आपको याद ही रखना है कि 1:8 होता है नवजात शिशु के सिर तथा चेहरे की गोलाई में अनुपात। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। 2017 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी 8-9 बजे। उसमें मैंने गर्भवती महिला के बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें भी मैंने 2014 और 2017 के, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, जो जैसे कि राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, जहाँ यहाँ पर जो सुपरवाइज़र के पेपर होते हैं वहाँ के भी क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं। तो वो गर्भवती महिला वाला ज़रूर देख लेना वीडियो। मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दूँगी, तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो देख लेना। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी 2017 के पेपर में आया हुआ था। नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में अनुपात कितना होता है? अब आपसे पूछेंगे नवजात शिशु के सिर और उसके पूरे शरीर, नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके पूरे शरीर का कितना होता है? 1/4 होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। नवजात शिशु के सिर की परिधि कितनी होती है? 34.5 सेंटीमीटर, या इंच में देखें तो लगभग 13.5 इंच ये होती है। दोनों ही इंच और सेंटीमीटर दोनों ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से जो निरुद्ध बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि जो होती है उसकी IQ होती है। अलग अलग लोगों ने मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि होते हैं उनके अलग अलग प्रकार भी बताए हैं। जैसे कि मानसिक रूप से मंद बुद्धि के ही 3 प्रकार होते हैं।
एक तो होता है जो मूर्ख होता है, ठीक है, एक होता है मूढ़ होता है, और एक होता है बिल्कुल जड़। ये मानसिक बुद्धि के प्रकार हैं। मूर्ख, मूढ़ और जड़ ये होता है। ये 85 से जो कम होता है इसकी, मतलब 50 से 85 की समथिंग अगर माने, 70 से 85 तक ही मान लो, तो या ये मानो आप लोग, अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़ा जो बच्चा होता है ना, पिछड़े बच्चे की आईक्यू 85 से कम मानी जाती है। और जो मानसिक रूप से मंद जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू होती है वो 70 से कम मानी जाती है। तो आप इसको बोल सकते हो कि इसकी जो आईक्यू होती है मूर्ख की 50 से 70 के बीच होती है, मूढ़ की जो होती है वो 25 से 50 के बीच होती है, और जो जड़ की होती है वो 25 से कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया है, केवल 85 ही छोटा दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे 85 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की मंद बुद्धि में अगर 70 से कम देते तो वही उसकी, अगर 85 देते हो वहाँ पे 70 से कम देते तो वही आपका उत्तर हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मानसिक रूप से जो निरुद्ध बालक की मंद बुद्धि कितनी बताई है, 85 बताई। वैसे मैंने आपको ये 3 पार्ट बता दी हैं। ये 3 मूर्ख, मूढ़ और जड़ ये होते हैं। इनकी इनकी जो एज की अगर हम बात करें, ये तो हो गई बुद्धि लब्धि। इनकी एज की बात करें तो 11 से कम मूर्ख की होती है, 8 से कम मूढ़ की होती है, और 2 से कम जो होती है जड़ की होती है मानसिक आयु। जब मैंने आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाला चैप्टर करवा रही थी तब मैंने आपको ये करवाया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केवल आपको मेरे 500 प्रश्न पढ़ लो। थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मेरे जो हमारा हम जीतेंगे बैच का टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा उसके जो 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बस वो 500 प्रश्नों को घोंट लो और अपने 10 नंबर पक्के कर लो, उसी का ही ये क्वेश्चन है। वहाँ पे ने सारे बुद्धि लब्धि के प्रकार, मानसिक अधिनियम, विकलांगता अधिनियम, ये सारा कुछ कवर किया है वहाँ पर। वहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता कौन थे? पियाजे थे या स्किनर थे या कोहलर थे? तो ये सबको ही पता है। संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता पियाजे थे। इन्होंने, इनका जो वर्ग कार्य क्षेत्र रहा था 1896 से 1980 तक, 96 इनका जन्म हुआ था। इन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक बोला जाता है। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे अलग अलग। उनका मानना था, जो पियाजे थे वो मानते थे कि बच्चे के अनुभवों को अगर साथ जोड़ के रखा जाए तो वो अपने विचारों से बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने, संज्ञान मतलब होता है ज्ञान से सीखना, ठीक, ज्ञान से सीखना इनको बोला जाता है। ठीक है। तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के जनक कहा जाता है। अब आपसे पूछें कि जीन पियाजे ने के कितने संज्ञानात्मक विकास के चरण थे? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण दिए थे? तो 4 चरण जीन पियाजे ने दिए थे। सबसे पहला तो होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी प्रेरक होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम समायोजन की अवस्था भी बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या कहलाती है? समायोजन की अवस्था भी कहलाती है। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसको हम संतुलन की अवस्था भी बोलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था को क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था बोलते हैं। याद रखना, मूर्त संक्रियात्मक को समायोजन की और औपचारिक संक्रियात्मक को संतुलन की अवस्था बोलते हैं। पियाजे अनुभव को मेन मतलब मानते हैं। इसके अलावा स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने किसका दिया था? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। अगला है, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है? कौन सा इनमें से वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है? बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव। वंशानुक्रम में चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं आता, बाकी बुद्धि पर भी आता है, व्यक्तित्व भी पाता है। गोडार्ड ने बताया है कि वंशानुक्रम का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। गोडार्ड ने बताया है कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, गोडार्ड ने बताया, याद रखना। और चरित्र पर प्रभाव वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं होता है। अगला है, निम्न में से बुद्धि के कौन कौन से नियम होते हैं? बुद्धि निकट से दूर की ओर होती है,
बुद्धि निरंतर तथा क्रमानुसार होती है। बुद्धि सिर से पैर की ओर होती है। उपरोक्त सभी तो ये सारे ही हाँ सही हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि का सिद्धांत होता है बुद्धि निकट से पास, पहले शुरू में होती फिर दूर होती जाती है। निरंतर लगातार वृद्धि होती है। वृद्धि सिर से पैर की ओर होती है। वृद्धि कहाँ से होती है? सिर सबसे ऊपर से आती है और सिर से नीचे कहाँ पे जाती है? नीचे की ओर जाती है। वृद्धि सिर से पैर की ओर बढ़ती है। इसको किस प्रकार की वृद्धि बोलते हैं? जब ये सिर से पैर की ओर बढ़ती है तो इसको हम शीर्षाभिमुख वृद्धि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष से नीचे की ओर जा रही है। इसके अलावा और इसको क्या बोलते हैं? इसको सिफालोकोडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिफालोकोडल। इसको सिफालोकोडल भी बोलते हैं। एक तो बोलते हैं शीर्षाभिमुख और एक बोलते हैं सिफालोकोडल। ये दोनों ही बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही कर लो कि एक मध्य वाला जो मध्य से विकास होता है वो वाला, एक शीर्ष से विकास वाला, ये आना ही है। विकास के शुरुआती चरणों में बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर ही होता है। सबसे प्रारंभ में बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है। 5 साल की उम्र में बच्चे का 90% विकास हो जाता है। किसमें? बच्चे का विकास कितनी? 5 साल की उम्र में बच्चे का क्या 90% तक विकास बच्चे का हो जाता है। सेफोलोकोडल सिद्धांत क्या कहता है? पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है बच्चा और फिर क्या करता है? नीचे वाले भागों पर करता है। तो ये याद रखिए। इसको और क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख सिद्धांत इसको और बोला जाता है। एक होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसमें केंद्र के पास शरीर के दूर और शरीर के कुछ हिस्सों के, मतलब केंद्र से जो बढ़ता है उसको हम समीप दूराभिमुख बोलते हैं। समीप दूराभिमुख बोलते हैं इस सिद्धांत को। ठीक है। प्रॉक्सिमोडल या प्रॉक्सिमेडल सिद्धांत भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? 20 से जो होता है नीचे की ओर विकास बढ़ता है। अगला है आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2020, 2021, 2022 या 2023 में की गई थी। आईसीडीएस के अंतर्गत सक्षम 2.0 या पोषण 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? आईसीडीएस 2.0 पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीडीएस पोषण 2.0 योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर होगा 2022 में। कब आएगा? 2000 कब हुई थी? 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की थी इसकी? 2022 में। जबकि अगर पोषण कार्यक्रम की बात करें तो जो पोषण कार्यक्रम है वो 2018 में आरंभ हुआ था। पोषण कार्यक्रम कब हुआ था? 2018 में आरंभ हुआ था। और आईसीडीएस के अंतर्गत इसको कब शामिल किया गया था? 2022 में शामिल किया गया था। आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण 2.0 कब आरंभ हुआ था? आईसीडीएस के अंतर्गत 2022 में हुआ था। और वैसे तो जो 2001 फरवरी 2021 में पोषण 2.0 आरंभ हो गया था। पोषण 2.0 कब आरंभ हुआ था? फरवरी 2021 में आरंभ हुआ था। लेकिन आईसीडीएस के अंतर्गत कब हो गया था? 2022 में हो गया था। आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीडीएस की स्थापना के समय गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही थी? आईसीडीएस की स्थापना के समय गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही थी? ये सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आईसीडीएस की स्थापना के समय गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही? सारे लोग कमेंट करो। भूल गए हो तो एक बारी गूगल कर लो। गूगल करके, जिससे कि याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा, भूल गए होगे तो रिवीजन हो जाएगा, याद है तो और पक्का हो जाएगा। लेकिन सारे लोग इसका मुझे जवाब देना, क्योंकि इसकी स्थापना आपको पता है 2 अक्टूबर 1975 को केरल से की गई थी। लेकिन ये कौन सी जयंती पर की गई थी? आईसीडीएस पे मैंने कि पूरा का पूरा लगभग 50 से 80 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है। और आपने यूट्यूब पर सर्च करोगे ना आईसीडीएस एमसीक्यू करके, तो आपको मेरा, और आईसीडीएस एमसीक्यू आकांक्षा करके करोगे ना तो आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। इंग्लिश में डालिएगा आईसीडीएस एमसीक्यू AKANKSHA, तो आपको यूट्यूब पर मेरा वीडियो मिल जाएगा। वो देख लेना आप। आईसीडीएस का कोई भी क्वेश्चन हो, आईसीडीएस के अंतर्गत जो 1.0 2.0 जो भी पोषण योजना शामिल की गई है वो सारी आपकी वहाँ पे कवर हो जाएगी उस एक वीडियो से, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा। आईसीडीएस की स्थापना किस के साथ हुई है? किस गांधी जी की किस जयंती में शामिल की गई है?
बात करते हैं हम ट्रिपल एंटीजन टीका किसका लगाया जाता है। ट्रिपल मतलब जो 3 मिक्स होकर लगाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए तो नहीं लगता है, HIV के लिए भी नहीं लगता है, पोलियो के DPT जो है वो 3 वैक्सीन मिलकर बनाती है। DPT किस किस से मिलकर बनाती है? DPT वैक्सीन 3 चीज़ों से मिलकर बनाती है। एक तो होता है डिप्थीरिया, एक क्या होता है? डिप्थीरिया होता है, दूसरा होता है पर्टूसिस। दूसरा क्या है? पर्टूसिस, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं। किसकी क्या बोलते हैं? इसको हम काली खांसी बोलते हैं। और तीसरा होता है टिटनेस। ये 3 के लिए दी जाता है ट्रिपल DPT टीका। संयुक्त टीका बोलते हैं और इसको हम टिटनेस शॉट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिटनेस शॉट। इसको हम टिटनेस शॉट के नाम से भी जानते हैं। और इसके DPT के भी 3 प्रकार होते हैं। एक DPWT होता है, एक DPAT होता है, एक TDAP होता है। इन तीनों में से जिस चीज़ को एक ज़्यादा महत्व देना है ना, उसको पहले कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से DPT वैक्सीन में पर्टूसिस जर्म के भी कुछ प्रोटीन होते हैं। और DPT जो होती है एक किल्ड वैक्सीन होती है। कैसी होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। DPT एक किल्ड वैक्सीन होती है। अगर वो लोग, मेरे स्टूडेंट, वो लोग अगर देख रहे हो ये वीडियो, जिन्होंने मेरा हम जीतेंगे बैच लिया है, तो उन लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने जितने भी किल्ड वैक्सीन हैं और जितने भी लाइव वैक्सीन है, मतलब जीवित टीका है और मृत टीका है, उसको ट्रिक द्वारा बहुत इजी लैंग्वेज में याद करवा दिया है, बहुत अच्छे से एक स्टोरी बनाकर। तो हमारे सारे स्टूडेंट को याद है। अगर आप अभी भी, आपके पास समय है, अगर आप अभी भी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, एनी हाउ स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा था नहीं है जितना उसको बनाया है आप लोगों ने, शॉर्ट करके निपटाना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक करना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए। 6260190944 पर मुझे व्हाट्सएप करके। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। 1-2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारा बैच परचेस करते हैं। एक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टेस्ट होते हैं, उसमें पूरे समय क्या होता है? टेस्ट होता है। एक दूसरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारे PDF होते हैं, MCQ होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, PDF सारी रहती हैं, सारी थ्योरी PDF रहती हैं, सारे MCQ PDF रहते हैं, प्रैक्टिस प्रश्न रहते हैं। ये जो व्हाट्सअप होता है ना, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब पूरे समय प्रैक्टिस होती है। फरवरी से तो हम दिन भर रात भर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आज भी हमारे स्टूडेंट ने करीब 2-3 बजे तक रात को टेस्ट दिया था। मेन टेस्ट तो होता ही है, प्रैक्टिस के लिए भी टेस्ट होता है। उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो जितना क्वेश्चन आप तैयार कर पाओ, सबसे ज़्यादा मेन होता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे जाओगे। और सबसे मेन चीज़, सारे सेक्शन को आपको बराबर डिवाइडेशन करना। ये नहीं कि एक के पीछे भागते रहो, एक को कठिन बनाकर उसको हवा बनाकर बैठे रहो कि आप क्या होगा। इसके अलावा मैं बहुत सारी आप लोगों को इकट्ठे MCQ का एक बंच भी देने वाली हूँ, महाअभ्यासिका करके। उसमें क्या होगा महाअभ्यासिका में? सबसे पहले तो जैसे गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला के करीब 1000 MCQ दे दूंगी, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। टीकाकरण के करीब 500 से 1000 MCQ दे दूंगी। विशेष आवश्यकता के मैंने दे दिए हैं 500 MCQ। स्कूल पूर्व देखभाल के मैंने 1040 MCQ दे दिए, बस यही पढ़ना। इसके अलावा मैंने सारा पुराने पेपर मिला के 3000 MCQ भी प्रोवाइड करा दिए हैं ग्रुप में। इसके अलावा सारे जितने भी अधिनियम सिलेबस में दिए हैं, सारे के मैक्सिमम जितने वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं वो भी पूरे दे दिए हैं ग्रुप में। पूरी थ्योरी भी दे दी है और उनके वीडियो भी मिल जाए। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वह सारी चीज़ें सर्च करके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा मैं डेली टारगेट दे रही हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य योजनाएं हमारा चल रहा है। स्वास्थ्य योजनाएं भी करीब 70+ योजना है स्वास्थ्य की, जिसके करीब 400+ MCQ बनेंगे। बहुत ईजीली तरीके से टारगेट हो जाता है अगर आप कोई भी चीज़ को टारगेट बना के चलते हो तो। आज हमारा जो ग्रुप में हमारा जो टेस्ट होगा, जो जिसका मैंने कल के लिए टॉपिक दिया, इसमें स्वास्थ्य योजना है, पोषक पदार्थ हैं और स्वास्थ्य के सूचक हैं और नेतृत्व है। ये 4 टॉपिक दिए हैं। इसमें आपके हमारे सिलेबस के जो मेन पार्ट होते हैं वो सारे कवर होते जाते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, डेली टारगेट बना के पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में सबसे पहली चीज़ कि हम क्या करते हैं ना कि हर उस चीज़ की
ट्रिक उपलब्ध कराते हैं कठिन चीज़ की, तो वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मतलब आसानी से याद हो जाती है कठिन से कठिन। जैसे कि पंचवर्षीय योजना हुआ, पंचवर्षीय योजना के मॉडल हुए, उनकी डेट हुई, वो हर योजना में कौन सी बड़ी चीज़ हुई, तो उसके भी मैं करीब आपको 91 से 100 MCQ दूंगी, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। अब बात करते हैं डीपीटी वैक्सीन, हमने पढ़ा था डीपीटी वैक्सीन की कितनी खुराकें दी जाती हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है, एक दी जाती है 6वें वीक में, एक दी जाती है 10वें वीक में और एक दी जाती है 14वें वीक में। इसके अलावा अगर ये नहीं लगती तो इसके हम बूस्टर वैक्सीन जो होते हैं वो भी दे सकते हैं 15 से 18 महीने और 5 साल पर इसको हम दे सकते हैं। डीपीटी की जो खोज हुई थी ये लगभग 2005 में डीपीटी की खोज हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में डीपीटी की खोज हुई थी और किसने की थी? चार्ल्स निकोल द्वारा इसकी खोज की गई थी। चार्ल्स निकोल द्वारा इसकी डीपीटी वैक्सीन की खोज की गई थी। निकोल वर्ल्ड विश्व में चार्ल्स निकोल ने इनकी खोज की थी डीपीटी वैक्सीन की। 3 महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, पर्टूसिस जो बैक्टीरिया के कारण होता है और टिटनेस जो होता है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये तीनों ही किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो तीनों में ही ये वैक्सीन जो है वो दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये बताया है कि अगर ये बीमारी नहीं हो पाए, बीमारी ये जिस बीमारी के लिए लगाया गया है, इस बीमारी से करीब 65% मामले अब तक सुधरे हैं इस बीमारी के अनुसार। इस बीमारी ने बताया 1978 में भारत में नियमित टीकाकरण के रूप में डीपीटी वैक्सीन की शुरुआत हुई है। कब से हुई है? 1978 से। भारत में डीपीटी वैक्सीन की शुरुआत कब से हुई है? 1978 से हुई है, याद रखना। जिसके बाद बाल गिरावट में बहुत सारी जो है मतलब कमी आई है, बाल जो गिरावट हो जाती थी उसमें कमी आई है। तो कब से हुई है भारत में शुरुआत? 1978 से हुई है। और 1995 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको अनिवार्य बना दिया गया। जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम होता है ना, UIP जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, उसके अंतर्गत इसको कब बढ़ा दिया गया? उसके अंतर्गत इसको 1995 में शामिल किया गया। और वैसे ये कब आ गई थी? 1978 में वैसे ये आ गई थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखना। डीपीटी कब आया? 1978 में लगाया जाने लगा और 1995 में इसको यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत शामिल किया, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में जिसकी शुरुआत हुई थी। इसको पहले हम EPI के नाम से जाना जाता था, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। 3 वैक्सीन के लिए ये दिया जाता है। चार्ल्स निकोल ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। ये तीनों ही बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। टिटनेस जो कि इसको लॉकजा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जबड़ा जो है बंद हो जाता है। और काली खांसी जिसको पर्टूसिस बोलते हैं, जिसको हिंसक खांसी बोलते हैं, 100 दिनों की खांसी भी बोलते हैं। डीपीटी वैक्सीन के आविष्कारक चार्ल्स निकोल द्वारा संपूर्ण कोशिका और निष्क्रिय पर्टूसिस टीके का आविष्कार किया गया था और उसके बाद इनको टिटनेस टॉक्साइड के साथ मिलाकर डीपीटी या DTAP बना दिया था। डीपीटी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है DPWT, एक होता है DPAT, एक होता है DPAT और एक होता है TDAP। ये 3 होते हैं। DPWT में क्या होता है? निष्क्रिय पर्टूसिस बैक्टीरिया होता है DPWT में। ठीक है। और TDP में क्या होता है? जो पर्टूसिस प्रोटीन की क्षमता कम पाई जाती है और डिप्थीरिया टॉक्साइड की क्षमता कम पाई जाती है। ठीक है। ये प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 1998 से 2008 तक इनका प्रभाव जो है बहुत अच्छा रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब टीकाकरण में इसकी टीकाकरण से बहुत ज़्यादा मृत्यु में इसकी कमी आई है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। इसका जो टीका लगता है तो इन्फेक्शन 1 से 3 दिन तक होता है, त्वचा जलन ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक और बात, डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है उसकी मात्रा कितनी दी जाती है? 0.5 ml दी जाती है। किस मोड द्वारा दिया जाता है? ये IM मोड द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा। ये कौन सा टीका किस मार्ग द्वारा दिया जाता है ये भी हमने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। कौन सा टीका किस, इससे आप डीपीटी किस मार्ग द्वारा दिया जाता है, BCG किस मार्ग द्वारा दिया जाता है, IPP किस मार्ग द्वारा दिया जाता है, ये सारे हमने जो है ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं। तो ये अगर आप अभी भी आप सोचते हैं कि यार मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो आप ट्रिक द्वारा बहुत अच्छे से उस तैयारी को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में क्रिटेनिज्म कैसे देखा जाता है? किस चीज़ की कमी होती है तो बच्चों में क्रिटेनिज्म देखा जाता है? बच्चों में क्रिटेनिज्म रोग कैसे देखा जाता है?
मैग्नीशियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से, लौह लवण की कमी से या आयोडीन की कमी से। तो बच्चों में जो क्रेटिनिज्म नामक रोग देखा जाता है वो आयोडीन की कमी से देखा जाता है। किस में देखा जाता है? आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग देखा जाता है। किसकी कमी से देखा जाता है क्रेटिनिज्म नामक रोग? आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग देखा जाता है। ये थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। थायराइड हार्मोन की जब कमी होती है तब ये रोग देखा जाता है। किसकी कमी होती है? थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक दोनों तरह के सिंड्रोम होते हैं। क्रेटिनिज्म को हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म भी हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म को। क्यों बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थायराइड हार्मोन की क्या होती है? कमी हो जाती है। ये रोग मुख्य रूप से जन्मजात होता है। मानसिक मंद बुद्धि हो जाता है, विकास रुक जाता है, पेट फूल जाता है, बौनापन हो जाता है। इसके अलावा मात्र जेनेटिक कारक भी इसके काम हो सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक स्थानिक होता है, एक छिटपुट होता है। और एक और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ये वृद्धि हार्मोन या थायराइड हार्मोन की कमी से ये देखा जाता है। अगला है डॉट्स जो प्रणाली होती है वो किसके लिए होती है? डॉट्स जो प्रणाली होती है वो किस रोग के लिए डॉट्स प्रणाली होती है? तो डॉट्स प्रणाली होती है टीबी के लिए। टीबी के लिए होती है। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। ये एक ऐसी रणनीति जिसके तहत पता लगाया जाता है टीबी का और फिर उसका इलाज किया जाता है। WHO ने यह रणनीति सुझाई है। इसमें क्या होता है? देखो आपने इसमें ऑब्जर्व लिखा है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व मतलब ये डायरेक्ट डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रहता है, इसलिए हम इसको डॉट्स बोलते हैं। और रोगियों को सही खुराक समय पर दी जाने के लिए ये होता है। टीबी के इलाज में गरीब लोगों की मदद भी इसके द्वारा की जाती है। टीबी का इलाज हो, गरीब लोग, ये सारी मदद इसमें की जाती हैं। इसको भी अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। तो याद रखना डॉट्स प्रणाली किसके लिए है? तपेदिक के लिए या टीबी के लिए होती है। तपेदिक जो होता है किसके कारण होता है? तपेदिक की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। डॉट्स की श्रेणी में टीबी रोगियों को मतलब इस प्रकार की श्रेणी दी जाती है 2HRJES3 इस प्रकार की दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे 3 का अर्थ क्या होता है? अगर इस तरह से 3 होता है तो इसका मतलब ये औषधि सप्ताह में 3 बार लेना है ना। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स में इस प्रकार से लिख दिया जाता है 3 बार या 2 बार। इसका होता है 3 बार लेना है। डॉट्स जो होता है संक्रामक मामलों को शीघ्रता से गैर संक्रामक में बदल देता है। और इसके अलावा इसके इलाज जो होते हैं वो सही होते हैं और 100% सही मतलब सही मामले में सही हो जाते हैं। यहाँ पर जो टीबी के लिए जो जिस प्रकार से ये 3 लिखा है, कभी कभी यहाँ पे 2 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2 महीने के। कभी कभी किसी के साथ S लिखा होता है उसका मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट देना है। इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है डॉट्स किसके लिए होता है? डॉट्स टीबी के लिए होता है। टीबी क्या होता है? टीबी तपेदिक होता है। किसके द्वारा फैलता है? ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये एक बेहतर इलाज है, इसके द्वारा इलाज इसका किया जा सकता है, मतलब टीबी से मुक्ति पाई जाती है। BCG की वैक्सीन बच्चा पैदा होता है तभी उसको BCG की वैक्सीन जो है देने की सलाह दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? देखो बात की जा रही है दस्तावेज को बंद करने के लिए। देखो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए एक हम Ctrl+W का भी Ctrl+W का भी उपयोग करते हैं। किसका? Ctrl+W का भी उपयोग करते हैं किसी भी दस्तावेज को बंद करने के लिए। किसका करते हैं? Ctrl+W का भी करते हैं किसी भी दस्तावेज को बंद करना है। लेकिन अब यहाँ पे तो Ctrl+W है ही नहीं है, तो फिर किसका उपयोग करेंगे? क्या Alt+F4 का करेंगे? किसका करेंगे? कंप्यूटर अगर Ctrl+W नहीं होगा तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे Alt+F4 का।
इसका करेंगे अल्टर प्लस F4 का उपयोग करेंगे। अल्टर प्लस F4 का उपयोग भी जो है कंप्यूटर में जो कोई कार्यक्रम अगर चल रहा है, कोई दस्तावेज अगर चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए भी हम अल्टर प्लस 4 का उपयोग करते हैं। और किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस W का उपयोग भी करते हैं। इसको कोई भी एक्टिव विंडो अगर चल रही है, एक्टिव विंडो है और एक्टिव विंडो चल रही है कंप्यूटर पर, तो उसको बंद करने के लिए हम अल्टर प्लस F4 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अल्टर प्लस F4 का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में अगर कोई करंट डॉक्यूमेंट अगर चल रहा हो और उसको बंद करने के लिए, और अगर अल्टर प्लस F4 नहीं होगा तो कंट्रोल प्लस W होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब सभी खुले दस्तावेज बंद हो जाते हैं और वर्ड पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, तो हम किसी भी सक्रिय प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखो, अगर अल्टर प्लस F4 भी हो और कंट्रोल प्लस W भी हो तो कंट्रोल प्लस W आएगा, क्योंकि यहाँ पे दस्तावेज को बंद करने में आ रहा है। लेकिन 2017 के एग्ज़ाम में यहाँ पर यही अल्टर प्लस F4 ऑप्शन लगाया था, जबकि अल्टर प्लस F4 का मतलब होता है कि कोई प्रोग्राम अगर एक प्रोग्राम चल रहा हो या कोई एप्लीकेशन चल रहा हो, कोई विंडो खुली हो, तो उसको बंद करने के लिए करते हैं अल्टर प्लस F4 का उपयोग। लेकिन यहाँ पे दस्तावेज को बंद करना है और दस्तावेज को बंद करने में कंट्रोल प्लस W का भी उपयोग करते हैं, तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। अल्टर प्लस F4 दबाने से कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। जबकि कंट्रोल प्लस F4 का मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस F4 का मतलब होता है किसी वर्तमान विंडो को बंद करना। अल्टर फ्लोर का मतलब होता है किसी भी सक्रिय प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग कोई भी वर्तमान विंडो को बंद करने चलिया करा, मतलब अल्टर प्लस 4 में सारे प्रोग्राम बंद कर दिए हों, हम वापस आ गए हों, लेकिन हमें लगता है कोई कार्यक्रम चल रहा हो, कोई एप्लीकेशन चल रही हो, तो उसको बंद करने के लिए हम अल्टर प्लस F4 दबाते हैं। जबकि कंट्रोल प्लस F4 में क्या होता है? किसी वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अगला है, मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होती है? ये मनरेगा क्या होता है? मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को मनरेगा कहते हैं। और ये मुख्य रूप से ग्राम पंचायत ही लागू करती हैं। मनरेगा जो चलाने का कार्य जो है ना, मूल रूप से ग्राम पंचायत ही है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों की ही मेन भूमिका होती है। यही कामों के लिए मास्टर रोल जारी करती हैं, आदेश जारी करती हैं, कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करती हैं, जॉब कार्ड उपलब्ध करवा, यही मनरेगा ही पूरा रोल अदा करती हैं। मनरेगा को क्या होता था? पहले मनरेगा को जब 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, तब मनरेगा को नरेगा कहा जाता था। तब मनरेगा को क्या कहा जाता था? नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एजेंसी। लेकिन जो महात्मा, अगर 2009 में क्या हुआ, इसमें महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया, तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई। इसका मकसद था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार देना, और ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार मनरेगा जो है उपलब्ध कराती है। कितने दिन का उपलब्ध कराती है मनरेगा? 100 दिन का रोजगार मनरेगा योजना जो उपलब्ध कराती है। 7 सितंबर 2005 से ये भारत सरकार ने इसको आरंभ कर दिया था 100 दिन का रोजगार देने के लिए। 7 सितंबर 2005 को यह अधिनियम 2 सितंबर 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने पारित किया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो है वो किस सरकार ने पारित किया था? तो ये मनमोहन सरकार ने पारित किया था। ये इसमें घर में कोई वयस्क सदस्य है और उसको वित्तीय वर्ष में मजदूरी रोजगार का कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये मतलब ये अधिनियम आया था। और जब ये शुरू में आया था, तो ये अधिनियम जब आया था 7 सितंबर 2005 में आया था, लेकिन जो मनरेगा को एक संगठन के रूप में जब लागू हुआ था, तो ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। मतलब मनरेगा का जो अधिनियम आया था वो 7 सितंबर 2005 को आया था,
मनरेगा का जो गठन हुआ था या लागू जब हुआ था तो फरवरी 2006 से हुआ था। फरवरी 2006 में सबसे पहले ये कितने ज़िलों में लागू किया गया? तो 200 पिछड़े ज़िलों में इसको सबसे पहले लागू किया गया। कितने? 200 पिछड़े ज़िलों में इसको लागू किया गया था। और ये 18 वर्ष से अधिक की आयु के ग्रामीण भारत के जो लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाता था। इसके अलावा मनरेगा के तहत एक सामाजिक लेखा परीक्षा समिति होती है, उसका चयन ग्राम सभा करती है। कौन करती है? मनरेगा के अंतर्गत एक समिति होती है, ग्राम लेखा समिति, उसका चयन कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने करा दिया। ये ग्राम पंचायत की योजना आपके सिलेबस में आती हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 73वें 74वें संशोधन में इसको और अपडेट कर दिया था मनरेगा को। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ मेरा ये हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम चैनल पर। किस प्रकार से आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसा ये चैनल रहेगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी मैंने ये देखो एक वीडियो बनाया है पोषक पदार्थ का, ये वीडियो मिल जाएगा। ये वैक्सीन के प्रकार का पार्ट 1 है। इस प्रकार से आपको ये देखिए, ये इस प्रकार से स्टार्टिंग से मिल जाएगा। ये नेतृत्व को मैंने वीडियो बनाया है, ट्रिक द्वारा पूरा समझाया है बच्चों को। इसके अलावा ये पोषक पदार्थ का वीडियो बनाया है। इसके अलावा इसकी पहले मैंने ये पार्ट की फाइलें दी हैं, स्वास्थ्य योजनाएं पार्ट 3 की फाइल दी हैं, ये पोषक पदार्थ की दी है, ये नेतृत्व के एमसीक्यू दिए हैं, पूरे महिला सुपरवाइजर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं। B24 ये जीवित और किल्ड वैक्सीन की ट्रिक समझाइए, किस प्रकार से आप ट्रिक द्वारा इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य सूचक है, आप देख सकते हैं इसमें, इस यहाँ पे जाके आप फाइल में जाके देख सकते हैं। आपको ये पूरा टॉपिक, हर टॉपिक मिल जाएगा आपको। जितने भी टॉपिक मैंने अब तक करवा दिए हैं सारे, आप ये पूरे रिफ्लेक्स आपको मिल जाएंगे। नवजात बच्चों के ये रिफ्लेक्स हैं सारे, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज में लिखती हूँ मैं, बड़ी बड़ी फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रखती हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में क्वेश्चन समझ में आइए। ICDS के पूरा का पूरा आंगनवाड़ी योजना के MCQ हैं। ये रोगों की ट्रिक है जिसमें आपको पूरे रोग ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगे। ये पूरे अधिनियम में, जितने भी अधिनियम है सिलेबस के सारे आपको मिल जाएंगे, साथ में इसके MCQ भी मिल जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के MCQ हैं, ये ICDS के MCQ हैं। A73 करके आपको यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा ये मैंने आपको बोलती हूँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये है 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बाहर जाएगा। इसके अलावा ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराएं हैं, एमनियोटिक द्रव है, ये सारा पूरा का पूरा सिलेबस। इसमें टीकाकरण हुआ, कुपोषण हुआ, ये एड्स द्वारा होने वाली बीमारी, बच्चों की संस्थागत देखभाल, गर्भवती महिला, सारे के सारे आपको यहाँ पे MCQ मिल जाएंगे। सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोग और उनके खोज करता है, ये रोग और उनके खोज करता है, किस रोग की किसने खोज की थी, किस वैक्सीन की किसने खोज की थी, ये रोग खोजकर्ता की पूरी ट्रिक है। ये देख सकते हैं, ये रोग खोजकर्ता की पूरी ट्रिक है और ये रोग खोजकर्ता, इस प्रकार से आप ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फाइल में आपको देख सकते हैं लगभग 347 फाइल आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा फरवरी से हमारा जो रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें भी आपको पूरे समय आप रिवीजन करेंगे। जो हमारा रिवीजन बैच रहेगा उसमें आप पूरे समय रिवीजन करेंगे। दिन भर आपकी प्रैक्टिस होगी, रात भर प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपने कहीं पढ़े भी हो, कहीं पढ़े भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, 100% भी पढ़े हो, तो भी आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हमको मैम ये लेना है, ठीक है। मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका, तो ये सारे इसके फैक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, ये क्वेश्चन आया है 2017 के एग्जाम में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उद्योग स्थापित हुए थे? ब्रिटिश शासन के दौरान सूती वस्त्र उद्योग हुआ था और पटसन उद्योग हुआ था। ये तो हुआ था पटसन उद्योग, लोह इस्पात नहीं हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग नहीं हुआ था। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग हुआ था, क्योंकि उन लोग अपने यहाँ के कपड़े और रेसे ले जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव में दुई अंडा जो युग्मनज उत्पन्न होते हैं वो किससे होते हैं? मानव में दुई अंडा युग्मनज का मतलब होता है कि 2 शुक्राणु मिल रहे हैं और 2 अंडे मिल रहे हैं, इससे क्या होता है? जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। दुई अंडा युग्मनज किससे उत्पन्न होते हैं? 2 शुक्राणुओं द्वारा और 2 अंडों के निषेचन द्वारा दुई अंडा युग्मनज उत्पन्न होते हैं।
अगला है पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम की सहायता से आमाशय में इसका पाचन होता है। प्रोटीन जो होता है पेप्सिन की सहायता पहले पेप्टोन्स में बदलता है और फिर क्या होता है, अमीनो अम्लों में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत पे ये एक तो होता है पीडीएस की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी। पीडीएस की शुरुआत कब हो गई थी, पीडीएस की जो शुरुआत हुई थी ना वो 1947 में ही हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, लक्षित टारगेटेड पीडीएस प्रणाली की। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य था स्थिति लोगों को जो भुखमरी से सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। 1997 में ये आरंभ की गई थी ताकि देश की कुल आबादी का लगभग 5% भाग जो भूखे सोता है उसको इसका लाभ मिल सके। इसके तहत 35 किलो अनाज जो दिया जाता है, प्रति परिवार 5 किलो दिया जाता है, प्रति व्यक्ति 5 किलो, वैसे 35 किलो दिया जाता है। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और आपसे पूछे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस की शुरुआत कब हुई थी, तो पीडीएस की हुई थी 1947 में। और टीपीडीएस की कब हुई थी, टीपीडीएस की जून 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा बैच की पूरी जानकारी है। 40 दिन का टारगेट है, 100% सिलेक्शन है। अब हम ये इसको रिवीजन सीरीज में बदल रहे हैं। रिवीजन प्रैक्टिस ट्रिक द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे ना, और कठिन टॉपिक भी है तो उस एमसीक्यू की भी ट्रिक बताएंगे। सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। रिवीजन प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ रोज टेस्ट होते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है, रोज टेस्ट अगर होता है ना तो ऑटोमेटिकली ही मतलब सारे चीज़ फैक्ट क्लियर होते जाते हैं, क्योंकि आंसर गलत होता है तो फिर सही हो जाता है। ट्रिक द्वारा टॉपिक या ट्रिक द्वारा वीडियो लेक्चर्स 2000 प्लस अधिनियम एमसीक्यू, 1000 प्लस गर्भवती महिला, 1000 प्लस प्रसव, 1000 प्लस पोषण क्वेश्चन, टीकाकरण कुपोषण संबंधित अधिनियम, योजना संबंधित प्रश्न, मानव अंगों से संबंधित, कल या परसों में ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित 500 या 600 एमसीक्यू दूंगी, उसके बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस प्रश्न दिए जाएंगे। सिलेबस के हर भाग के क्वेश्चन रहेंगे। चार्ज है केवल 799 रुपये। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो भी आप इसको पे करके ले सकते हैं। आपकी 100% तैयारी है तो भी आप रिवीजन के लिए इसको ले सकते हैं। कोई समस्या है अगर आप लोगों को तो मुझे समस्या बताकर, जो भी हमारे हैंड से 10-15% का डिस्काउंट हो सकता है हम अपने हैंड से कर देंगे। आप अपनी समस्या अगर सीरियसली कोई प्रॉब्लम होगी तो, बाकी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही हमारे पास पेमेंट आएगा हम आपको हमारे 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ देंगे। यहीं थ्योरी मिलेगी, यहीं एमसीक्यू मिलेंगे, यहीं वीडियो, यहीं ट्रिक, यहीं टेस्ट, एक जगह पे सारा खजाना आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम या कोड जो खुद को सॉफ्टवेयर के दूसरे टुकड़ों से जोड़ता है और फिर उस सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वायरस। वायरस क्या होते हैं, वायरस प्रोग्राम होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वायरस क्या होते हैं, तो वायरस एक प्रोग्राम होते हैं जो खुद को एक कॉपी करते रहते हैं। एक सॉफ्टवेयर के कोड एक टुकड़े से खुद को जोड़ लेते हैं और फिर उसको कॉपी करते रहते हैं, खुद जैसा दूसरा बनाते रहते हैं। तो वायरस क्या होता है, फिर बढ़ता रहता है, इसीलिए तो इसको वायरस नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषताएं नहीं है। संवेदों का आधिक्य बिल्कुल होता है, कल्पना की बहुलता ये भी होती है, मानसिक विकास ये भी होता है। संचयन या संग्रहित करने की प्रवृत्ति किशोरावस्था की नहीं होती। संचित या संग्रहित करने की प्रवृत्ति नहीं होती। किशोरावस्था क्या होती है, नॉर्मली 12 से 18 और कहीं कहीं पे 14 से 18। किशोर अवस्था को अलग अलग बांटों में बांटा गया है। जो बाल विकास की जो चौथी अवस्था होती है उसको ही हम किशोरावस्था बोलते हैं। इसको मनुष्य जीवन का बसंत काल भी बोला जाता है और ये 12 से लगभग 18 से 19 साल तक होता है। किसी व्यक्ति में ये 22 साल तक चला। आजकल तो 25, 28 साल के बच्चे किशोर ही रहते हैं, है ना, क्योंकि उनकी बेचारों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, ये भी याद करना। और मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है यही होता है, क्योंकि इसमें तीव्र विकास होता है, नई चुनौतियों का सामना करते हैं बच्चे, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था जो होती है विकासशील अवस्था मनुष्य जीवन की कहलाती है और बसंत काल भी कहलाती है।
अगला है कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के दौरान चर्म पर होता है। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है या अंडोत्सर्ग के दौरान सबसे चरम पर होता है। कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के दौरान चरण पर होता है। देखो ये पीयूष ग्रंथि, एफएसएच हो चाहे ल्यूटिनाइजिंग, एफएसएच को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आदमियों में भी होता है और ये औरतों में भी होता है एफएसएच। ये क्या होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अंडोत्सर्ग के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों ही चरम पे होते हैं। ए और सी ये दोनों ही चरम पर होते हैं। अगर ऑप्शन में ए और सी उत्तर आएगा ना, तो ए है नहीं है ए और सी ऑप्शन, लेकिन अगर ए और सी अगर ऑप्शन में आता है ना, तो ये ए और सी ही दोनों ही चरम सीमा पर होते हैं। एस्ट्रोजन को हम E2 बोलते हैं, एस्ट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, E2 बोलते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH बोलते हैं। ये दोनों ही अंडोत्सर्ग के दौरान चरम पर होते हैं। ये हार्मोन अंडोत्सर्ग से 24 से 48 घंटे पहले चरम पर होते हैं। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मासिक धर्म के पहले दिन से अंडाशय में अंडों के विकास और रखरखाव के लिए एफएसएच का उत्पादन होता है। ये उसके ऊपर एक परत बनाता है। ल्यूटिनाइजिंग क्या होता है, ये 24 से 36 घंटे के बाद अंड को बाहर निकालता है, अंडे को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है, गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है और गर्भाशय को निषेचित अंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। तो इसलिए एस्ट्रोजन भी जिम्मेदार है और ल्यूटिनाइजिंग अंडे को बाहर निकालने के लिए मेहनत करता है, इसलिए ये भी जिम्मेदार है। अंडोत्सर्ग से जुड़े हार्मोन का पता लगाने के लिए हार्मोन का परीक्षण भी किया जाता है। अंडोत्सर्ग को उस चरण के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडोत्सर्ग जो होता है वो 10 से 17 दिनों के बीच होता है। इस चरण में एस्ट्रोजन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृद्धि करते हैं, इसलिए ये चरण पर होते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन का स्तर जो होता है गिर जाता है। तो कौन सा, अभी अगर दोनों ऑप्शन में हो ए और बी, ए और सी होते तो ए और सी अकेला अकेला यही होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन होता है वो अंडाशय से निकलता है और ये जो एफएसएच है और एलएच है ये किससे निकलता है, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, सिर पर चोट लगने पर सूजन की उपचार विधि क्या है। ठंडा सेक है, गरम सेक है, दवाई, सिर या छोड़ देना है। देखो सिर पर अगर चोट लग जाए तो बर्फ़ की सिकाई करना चाहिए, मतलब ठंडा सेक जरूरी है। ठीक है, क्या करना चाहिए, ठंडा सेक लगाना चाहिए, बर्फ़ की सिकाई करना चाहिए। चोट वाले क्षेत्र पर एक गर्म सा एक हथेली से दबा देना चाहिए, है ना। चोट लगने वाली जगह, चोट पर 20 मिनट तक कुछ ठंडा लगा लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें करना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़, सिर की चोट को मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ बर्फ़ की सिकाई करना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार में आता है, प्राथमिक उपचार में आता है। और प्राथमिक उपचार आपके सिलेबस में आपने देखा होगा 19 क्वेश्चन में आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ऐसे ही करना है, हर टॉपिक के क्वेश्चन करने जाना है, जैसे कि पूरा का पूरा रिवीजन होता जाए। अगला क्वेश्चन है, डैश उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है कि कौन कौन उपयोगी हैं। तो इनमें से कौन उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो पूरी उपयोगिता को एक सूची प्रदर्शित करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक संतुलन स्थापित करता है, वो होता है कंट्रोल पैनल। क्या होता है, कंट्रोल पैनल जो होता है वो एक उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक घटक होता है और इसके द्वारा आप कंट्रोल पैनल के जरिए आप अपनी कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग बदल सकते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, दिनांक, समय, डेट चेंज कर सकते हैं, नेटवर्किंग चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं इस कंट्रोल पैनल के द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ कब हुआ था। वर्तमान शिक्षा नीति कौन सी चल रही है, 2020 जुलाई में आई थी और ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ कब से माना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1968 से माना जाता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है 1968, ये 1986,
दूसरी वाली शिक्षा नीति है। सबसे पहली जो आई थी वो 1968 में आई थी और दूसरी कब आई थी? 1986 में। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी कब आई थी? 2020 में आई थी। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। पहली 68, फिर 86, इसके बाद तीसरी भी आई थी 1992 में, लागू नहीं हो पाई थी। तो इस प्रकार से ये 2020 की वर्तमान नीति चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद होता है देश में शिक्षा प्रणाली को विनियमित करना। अगर इसमें ऑप्शन 1968 होता तो 1968 ऑप्शन आता, लेकिन दूसरी शिक्षा नीति का आ रहा है तो इसका आंसर 1986 होगा। नहीं तो पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी, फिर 1992 में, और वर्तमान कौन सी है? 2020 है। ये लागू नहीं हो पाई थी। जो 1986 वाली जो आई थी वो राजीव गांधी के समय पे आई थी, और 2020 वाली जो आई है वो नरेंद्र मोदी जी के समय पे आई है। ये प्रधानमंत्री का भी इम्पोर्टेंट रोल है, कौन सी योजना किस प्रधानमंत्री के काल में आई थी, तो ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा एक कोठारी आयोग की रिपोर्ट भी आई थी। कोठारी आयोग ने भी शिक्षा पर रिपोर्ट दी थी 1964 में। ये भी पूछते हैं शिक्षा पर कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, तो वो 1964 में आई थी। 2020 की शिक्षा नीति का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ताकि सारे के सारे लोग जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। बालवाड़ी किसके द्वारा संचालित की जाती है? कल्याण विस्तार योजना के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके नाम से बालवाड़ी जो होती है, बालवाड़ी जिनको हम जो इंग्लिश में जिसको किंडरगार्टन बोलते हैं और हिंदी में जिसको बालवाड़ी बोलते हैं, ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये की जाती है कल्याण विस्तार योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कल्याण विस्तार योजना के अंतर्गत ये दी जाती है। और बालवाड़ी के संस्थापक की बात करें तो जो फ्रोवेल हैं ये बालवाड़ी के संस्थापक हैं। 1840 में इन्होंने जर्मनी में अपना पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था, तो याद रखना है। इसके अलावा अलग अलग जगह पे कई बालवाड़ियाँ स्थापित की गई हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बालवाड़ी की स्थापना की गई है, जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने। और बालवाड़ी जो होती है 6 साल तक के बच्चों को स्कूल देने का लिए बनाई जाती है। 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी बालवाड़ी नाम से संचालित हो जाने वाली इस योजना को झूला घर के नाम भी दिया गया है। बाल वाटिका नाम से भी सामग्री इसके अंतर्गत तैयार की जाती है। तो ये किसके द्वारा संचालित होती है? कल्याण विस्तार अधिकारी योजना के माध्यम से संचालित होती है। मानव विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, तो सभी इसका क्षेत्र होता है। प्रतिभावान बालक की आयु कितनी होती है? 130 से 140 होती है। क्रो और क्रो ने जो इसकी आयु बताई है वो 130 बताई है, और टर्मन ने इसकी आयु जो है 140 बताई है, प्रतिभाशील बालकों की आयु। तो ये दोनों में 130 से 140 तक होती है। अगला क्वेश्चन है, शोषणशील बालक के लिए सबसे पहले सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है? जो शोषणशील बालक हैं उनके लिए अगर शिक्षा देना है तो सबसे पहले क्या शिक्षा देना चाहिए? उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अगला है, एड्स का मुख्य स्रोत क्या है? एड्स का मुख्य स्रोत है वेश्यावृत्ति। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण ये हो जाता है। इसके अलावा एड्स के लिए वायरस जिम्मेदार होता है। टी कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। एड्स एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये HIV के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि HIV में क्या होता है? HIV में कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं? क्या इस पे प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली पे हमला करता है? एड्स किस प्रकार की कोशिका को नष्ट कर देता है? किस कोशिका को काउंट करके हम ये पता कर सकते हैं कि अब हमारे मतलब व्यक्ति के शरीर में एड्स है? तो ये T सेल्स को नष्ट कर देता है। कितनी? T सेल्स को। एड्स जो होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में T कोशिकाओं की संख्या अगर कम होती जाती हैं तो समझ लो कि व्यक्ति को एड्स हो गया है। T4 कोशिकाएं इसको बोला जाता है। T4 कोशिकाओं की जो कमी होती है वो एड्स का मेन कारण होती है। तो याद रखिएगा, एड्स का मुख्य स्रोत क्या है? वेश्यावृत्ति है। और
एड्स किस वायरस के कारण होता है? वायरस का परिवार कौन सा है? तो ये HIV नामक विषाणु के कारण होता है, और एक इसका जो परिवार होता है वो है रेट्रोवायरल। रेट्रोवायरल परिवार के कारण होता है, जिसमें एक RNA वायरस होता है। इस जिस जिस जो वायरस होते हैं उनमें RNA पाया जाता है, और एक सिंगल RNA पाया जाता है जो एड्स का मुख्य स्रोत होता है। T4 कोशिकाएं इसके अंतर्गत नष्ट हो जाती हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? शाला पूर्व शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आंगनवाड़ी में दी जाती हैं, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ये दी जाती हैं। बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 0 से 2 वर्ष तो शैशव अवस्था की आयु होती है। 3 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बाल अवस्था की आयु कहलाती है। अगला है गुण सृजनात्मकता किससे संबंधित है? सृजनात्मकता किससे सृजन कर रहे हो मतलब आप सोच रहे हो, तो कोई चिंतन से संबंधित होती है। आप सारी चिंतन से संबंधित होती है सृजनात्मकता। तो गुण सृजनात्मकता किससे संबंधित हो जाएगी? सोच से संबंधित हो जाएगी। अगला है निकट से दूर का जो नियम है वो किससे संबंधित है? निकट से दूर का संबंध किससे है? विकास से है। निकट से दूर का संबंध किससे है? निकट से दूर का संबंध विकास से है। झूलाघर की स्थापना कब की गई? 1982, 1986 या 1977। तो झूलाघर की जो स्थापना की गई है वो 1977 में की गई है। झूलाघर क्या होते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, या जो माताएं जो होती हैं, वर्किंग वुमेन रहती हैं, और उनको क्या होता है कि उनके अपने बच्चों को ऑफिस में वो नहीं ले जा सकती हैं, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बनाए जाते हैं झूलाघर, जैसे कि माता जो होती हैं अपने बच्चे को वहाँ पे रख सकें, तो इसके लिए झूलाघर की स्थापना की जाती है। और झूलाघर की जो स्थापना की जो शुरुआत हुई थी वो 1977 में हुई थी। भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि जो मातृत्व लाभ अधिनियम उसके अंतर्गत ये घोषणा की है कि ऐसी संस्थान जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर झूला घर होना चाहिए। क्रैंच शिशु गृह भी इसको बोलते हैं। क्रैंच शिशु गृह भी इसको बोला जाता है कि मतलब बच्चे वहाँ पर रह सकते हैं, और महिलाएं वहाँ पर 4 बार उनकी विजिट के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा भारत ने कई सरकारी संस्थानों की सरकारी तरीके से भी झूला घर की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा झूलाघर की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चाहते हैं ऐसी ही सीरीज़ और आती रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।